देखिएगा फ्रेंड्स, इससे पहले हम ये डिस्कशन स्टार्ट करें तो मैं आपको कुछ इस सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा कि इस सब्जेक्ट में आपकी करीब जो है अप्रोक्स जो है 30 to 40 क्लासेस आपकी इस सब्जेक्ट में रहेंगी। ये वेरी कर सकती हैं एज पर जैसे जैसे टाइमिंग, कभी क्या होता है कि क्लास छोटी रह जाती है या क्लास जो है बड़ी बन जाती है, तो उस पर वेरी करेगा। वैसे 30 से 40 क्लास के बीच में आपकी ये सब्जेक्ट जो है एक्ट जो है सारे ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्लस मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आप सब लोग इस एक्ट के लिए करीब एक 150 पेजेस का रजिस्टर परचेस कर लें, जिससे कि जो भी क्लास में पढ़ाया जाए आप सब लोग उसको नोट डाउन करते रहें। देखिएगा फ्रेंड्स, एक बात मेरी और सुन लीजिए कि जितना आप राइटिंग स्किल्स, मतलब जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपको आंसर राइटिंग प्लस आपकी राइटिंग स्किल्स जो है अच्छी होती चली जाएंगी। सो मोर एंड मोर यू राइट एंड मोर यू लर्न। आपको इससे लिखने से क्या है, आपको एक तो देखो दो तीन चीजें हैं। एक तो आप जब लिखेंगे ना तो आपको एक आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी, प्लस आपकी राइटिंग स्किल्स भी बढ़ती जाएंगी। और एक और चीज है कि आपको उस चीज के रिगार्डिंग एक पिक्टोरल मेमोरी आपके ब्रेन में जो है सेट होती रहेगी। सो फ्रेंड्स, आपको जो भी यहाँ पढ़ाया जाए क्लास में, जैसे कि आज की क्लास हमारी जो है वो इंट्रोडक्टरी नेचर की है, एसआरए के ऊपर इंट्रोडक्टरी नेचर की है। तो जो भी आज आपको बताया जाए आप उसको, अभी अगर आपके पास रजिस्टर नहीं है तो आप एक ब्लैंक ब्लैंक पेपर्स जो है A4 साइज के जो पेपर्स आते हैं उन पे लिख लीजिए या किसी रजिस्टर पे लिख लीजिए, लेकिन बाद में जो आप एक प्रॉपर नोट्स को बना लीजिए। प्रॉपर नोट्स बनाने से क्या होता है, जब कभी भी हमारा एग्जाम पास में आता है ना, तो उस टाइम पे हमें रिवीजन करने में उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितना आप लिखते रहेंगे उतना आपको इसमें बेनिफिट मिलता रहेगा। सॉरी। सो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं हम अपने इस सब्जेक्ट के बारे में। देखिएगा फ्रेंड्स, रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग। देखिए, जब भी कभी हम किसी सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, किसी भी एक एक्ट का नाम लिखते हैं, किसी भी एक हम लेजिस्लेशन का नाम लिखते हैं, तो हमें उसका नाम जो है पूरा नाम लिखना होता है। जैसे कि हमने ये लिख रखा है ना, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो सपोज डेट अगर आपका एग्जाम में कोई एसआरए से रिलेटेड कोई अगर मान लो एक क्वेश्चन आया है, तो आप किस तरीके से इसको लिखेंगे? तो पहले तो आपको लिखना है उसमें द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। मतलब क्या है, ये पूरा नाम आपका आ गया। इसके बाद आप जैसे आपको मल्टीपल टाइम्स आपको आंसर में जो है इस एक्ट का नाम लिखना होगा, तो आपको बार बार इतना लंबा लिखना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको शॉर्ट में लिख देते हैं। शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, हियर एंड आफ्टर एएसआरए। तो इससे क्या हुआ, मतलब अब जब कभी भी हमें अपने आंसर में इस एक्ट का नाम लिखना होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ उसको एसआरए लिख के उसको मेंशन कर सकते हैं। तो मतलब अगर आपको शॉर्ट में लिखना है अपने आंसर में या फिर अपनी अपनी कॉपी में, तो आप इस तरीके से पहले एक बार पूरा एक्ट का नाम लिख दें और उसके बाद जो है शॉर्ट में आप इस तरीके से हेयर एंड आफ्टर एसआरए करके लिख सकते हैं। या आपको आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर शॉर्ट एसआरए। एक तरीका और है इसे लिखने का, फॉर ब्रेविटी एसआरए। सो फ्रेंड, समझ गए आप सब लोग? देखिएगा, ये सब बातें जो हैं बहुत टेक्निकल बातें हैं, और ये सब आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और ये सब देखिए छोटी छोटी बातें जो हैं कि आपको ये सब एक्ट का नाम पूरा लिखना है, ये सब क्या करता है, ये सब आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, एसआरए के बारे में कहा जाता है कि एसआरए इज वन सच टेक्निकल सब्जेक्ट कि इसमें जो है बच्चे एग्जाम में हमेशा कंफ्यूज होकर
गलतियां करके आते हैं। तो मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने हमारी क्लासेस को रिलीजियसली और डिसिप्लिन के साथ में फॉलो किया तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक चीज और कहना चाहूंगा कि क्लासेस को रेगुलर करें, प्लस कोई भी क्लास मिस ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने इस लेक्चर की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एसआरए एक टेक्निकल सब्जेक्ट है और बच्चे आजकल क्या है ना कि एग्जाम में देख के क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते कि ये क्वेश्चन जो है किस पर्टिकुलर एक्ट से आया हुआ है। क्या ये क्वेश्चन जो है एसआरए का क्वेश्चन है, या फिर ये जो है सीपीसी से क्वेश्चन है, या किसी अदर लॉ से। तो एसआरए क्या है, एक बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। लेकिन आप लोग बिल्कुल डरिए मत। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि एसआरए जो है हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को हम एसआरए भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो एसआरए जो हमारा ये सब्जेक्ट है, इसका सिविल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा यूज है। अगर हम आज की तारीख में अगर बात करें तो करीब 60 to 70% इसका यूज जो है वो सिविल केसेस में आपको, सिविल प्रैक्टिस में, सिविल साइड की जो प्रैक्टिस होती है उसमें आपको उसका यूज मिलेगा। सो इसलिए भी मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप एसआरए की क्लासेस को बिल्कुल भी हल्के में ना लें और ना ही इनको मिस करें। और जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है आप उन सबको पॉइंट्स टू पॉइंट्स जो है अपने या चाहे एक रजिस्टर मेंटेन कर ले, चाहे लूज शीट्स और पेपर्स को जो है आप पेपर्स की शीट्स पर लिख लें, उसके बाद जो है बाइंड करा लें, स्पाइरल बाइंडिंग करा लें या जैसे भी है बाइंड करा लें। लेकिन आप लिखने की अपनी हैबिट को डेवलप कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम चलते हैं आज के अपने डिस्कशन की तरफ। सॉरी। अब देखिए एसआरए के लिए पहली बात, देखिए एसआरए जो हमारा है वो हमारा एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है। अब इस सेंट्रल लेजिस्लेशन का क्या मतलब हुआ, देखिएगा, जब भी कोई भी एक्ट बनाया जाता है तो हमारे इंडिया में वो दो तरीके से बनता है। या तो वो स्टेट लेजिस्लेशन होता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक कानून, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक कानून, या फिर एक एक्ट हमारा सेंट्रल लेजिस्लेशन होता है। मतलब क्या, सेंट्रल लेजिस्लेशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक कानून, एक अधिनियम। देखिएगा, एक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं अधिनियम, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्रीय, केंद्रीय, एक मिनट, केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया एक अधिनियम, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल लेजिस्लेशन। ऐसे ही राज्य सरकार द्वारा बनाया गया अधिनियम, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट लेजिस्लेशन। सो फ्रेंड्स, आप समझ गए। तो हमारा एसआरए क्या है, ये एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है, मतलब इसको केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। तो अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा एसआरए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक लेजिस्लेशन है। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि आप सब लोग, जिन लोगों के पास देखिए बेयर एक्ट है उनके साथ में तो अच्छा है, लेकिन जिनके पास बेयर एक्ट नहीं है वो चाहे बेयर एक्ट देखिए ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर परचेज भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एसआरए को पढ़ते टाइम आपके हाथ में, आपके पास में बेयर एक्ट होना बहुत ज्यादा मस्ट है, क्योंकि एसआरए जो है बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है और हम वर्ड टू वर्ड इसको जो है डिकोडिफाई करेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम सबसे पहले देखिएगा, अभी तो मैं यहाँ पे बियर एक्ट आप सब लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने प्रियम्बल की तरफ, इस एक्ट के प्रियम्बल की तरफ। सो देखिएगा फ्रेंड्स, ये क्या है, ये एक्ट क्या दे रखा है, द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब क्या, इस एक्ट का नाम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है। अब चलिए हम इसके प्रियम्बल की तरफ चलते हैं जरा, एक मिनट दीजिए। देखिएगा फ्रेंड्स, जब भी हम किसी एक्ट को पढ़ते हैं तो हम उसके प्रियम्बल से हमें उसको एक्ट को स्टार्ट करना चाहिए, जिससे क्या है, हमको उसके लॉ को समझने की, लॉ की अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप करने में हेल्प हो सके। अब प्रियम्बल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रियम्बल। तो प्रियम्बल का हिंदी में हम कहते हैं प्रस्तावना। मतलब एक पर्टिकुलर एक्ट किस चीज के बारे में बात कर रहा है, जैसे कि हमारा एसआरए। तो एसआरए का प्रियम्बल क्या है, एसआरए का प्रियम्बल हमें बताता है कि हमारा ये पर्टिकुलर एक्ट, हमारा ये एसआरए किन किन चीजों के बारे में बात कर रहा है और किस चीज के बारे में हमको बता रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रियम्बल। सो देखिए, ये हमारा इस एक्ट का है प्रियम्बल। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है हमारा है इस एक्ट का प्रियम्बल। अब देखिए प्रियम्बल क्या कह रहा है, देखिएगा, an act to define and amend the law relating to certain kinds of specific relief। मतलब एक ऐसा अधिनियम, एक ऐसा एक्ट जो क्या कर रहा है, जो डिफाइन कर रहा है सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ्स को, प्लस जो हमारे पहले के लॉज हैं, जो लेजिस्लेशंस दे रखे हैं, उनको कोडिफाई करके एक नया एक्ट बना रहा है, क्या, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिएगा दो कीवर्ड्स हमें याद रखने हैं, क्या, वो अभी हम देखते हैं। देखिएगा पहला तो हमें ये देखना है एन एक्ट, ये एन एक्ट का क्या मतलब हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे एन एक्ट का मतलब हुआ एसआरए। क्यों हुआ, क्योंकि ये प्रियम्बल किसका है, ये प्रियम्बल एसआरए का है। तो इसीलिए क्या है, एसआरए, एन एक्ट मतलब एसआरए। तो एन एक्ट टू डिफाइन, अब यहाँ पे डिफाइन का क्या मतलब हुआ, डिफाइन का मतलब क्या कर रहा है ये, एन एक्ट टू डिफाइन द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। मतलब ये एक्ट हमारा कुछ तरह की स्पेसिफिक रिलीफ को जो है डिफाइन कर रहा है। सिमिलरली फ्रेंड्स, क्या कह रहे हैं दूसरा, एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ रिलीफ। तो अगर हम इस चीज को, अगर हम इस प्रियम्बल को दो पार्ट्स में ब्रेक करें तो क्या बनता है, देखिएगा एक सेकंड। देखिएगा क्या बनता है अगर हम इसको प्रियम्बल को टू पार्ट्स में ब्रेक करें। देखिए पहला क्या बनेगा, एन एक्ट। देखिएगा एक चीज और है, एक चीज और आप ध्यान रखें, जब भी हम एक्ट शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो एक्ट में हम जो है ए को कैपिटल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्ट की बात कर रहे हैं हम, वो एक लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं। और बाकी एक्ट अगर हम जहाँ पे छोटा लिखते हैं वो हम सिंपली जो है कृत्य की बात कर रहे हैं। तो जब कभी भी आप किसी एक्ट से किसी पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को संबोधित करेंगे तो आपको एक्ट का जो ए है उसको कैपिटल लेटर में लिखना है। ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो हमारे आंसर राइटिंग स्किल्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, और इन छोटी छोटी बातों पे ही हमारे नंबर्स कट जाते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, एन एक्ट टू डिफाइन द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स of specific
रिलीफ। तो एक पार्ट तो हमारा ही हो गया। अब दूसरा क्या हो गया हमारा, मैं इधर लिख देता हूं, एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग। देखिएगा जो भी यहाँ बताया जा रहा है आप सब उसको जॉट डाउन करते रहिएगा, रिवीजन टाइम पे बहुत आपको आसानी होगी, प्लस आपका जो है लॉ की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की वो भी बढ़ती जाएगी। लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। तो मतलब क्या, हमारा ये जो एसआरए है ये दो चीजों के बारे में बात करता है। एक तो ये जो है सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ को, कुछ प्रकार के स्पेसिफिक रिलीफ्स को जो है डिफाइन करता है। दूसरी चीज क्या है कि ये सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ्स को अमेंड मतलब कोडिफाई करता है। कोडिफाई करके जो है ये उन चीजों को हमारे सामने पेश करता है। अब जैसे कि क्या है, पहले अगर मान लो कोई सिविल डिस्प्यूट होता था, अगर मान लो हम 1% मानते हैं कि ये सारे अभी हमारा फोर्स में नहीं है, ठीक है, तो अगर मान लो कोई सिविल डिस्प्यूट अगर आपका एराइज होता है तो आप कहाँ जाते थे, सीपीसी में, आपको सीपीसी में रेमेडी थी। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, उस सीपीसी में जो आपकी रेमेडी थी उसको अमेंड करके एक नया कोडिफाइड लॉ आपके सामने पेश कर दिया, एंड दैट कोडिफाइड लॉ इज नोन एज द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, और इन शॉर्ट एसआरए। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया आप सब लोगों को। अब देखिए जरा आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहे हैं, देखिए अब ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये तो हम जो है समझ चुके हैं, ठीक है। एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू स्पेसिफिक सर्टेन काइंड्स। अभी इस पे हम वापस आएंगे लौट के और अभी इसको और डिकोडिफाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, बी इट इनेक्टेड। देखिए अब यहाँ पे जो है मैं आपको कुछ कीवर्ड्स देता रहूंगा, बी इनेक्टेड बाई पार्लियामेंट in the 14th year of the Republic of India। अब देखिए यहां पे इनेक्टेड का क्या मतलब हुआ, इनेक्टेड का क्या मतलब हुआ, इनेक्टेड। सो फ्रेंड्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इनेक्टेड। देखिएगा दो चीजें होती हैं, एक होती है डेट ऑफ इनेक्टमेंट और दूसरा होता है डेट ऑफ कमेंसमेंट। कमेंसमेंट देखिएगा फ्रेंड, डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर एक्ट को बनाने के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर लॉ को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो देखिएगा किसी भी पर्टिकुलर एक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले एक बिल, एक विधेयक, विधेयक इसे बोलते हैं हिंदी में विधेयक, जो है हम लोकसभा में ओरिजिनेट करते हैं, मतलब लोकसभा में पेश करते हैं। उसके बाद लोकसभा में जब वो पास हो जाता है उसके बाद हम उसे राज्यसभा में फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए या फर्दर अप्रूवल के लिए भेज देते हैं। और जब वो राज्यसभा से भी पास हो जाता है देन फाइनली उसको हम प्रेसिडेंट साहब के पास भेजा जाता है, और प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एक्ट को अपनी एसेंट दे देते हैं। अब ये एसेंट क्या है, ये सब इसका प्रोसीजर क्या है, लोकसभा क्या करता है, राज्यसभा क्या करता है, प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, एसेंट क्या होती है, ये सब हम अपनी पॉलिटी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से। सो फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है आगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, जैसे जैसे वीडियो इस चैनल पे आपको पड़ती रहेगी, ठीक है। तो जैसे ही हमारे ये प्रेसिडेंट साहब एसेंट दे देते हैं
तो उसी टाइम हमारा ये बिल क्या बन जाता है, एक्ट। और जिस दिन ये एक्ट बन जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, इनएक्टमेंट। मतलब जिस दिन ये एक्ट हमारा बना उस डेट को हम बोलते हैं डेट ऑफ इनएक्टमेंट। तो अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। मतलब ये जो एक्ट है किसके द्वारा बनाया गया है, पार्लियामेंट के द्वारा। और जब यहाँ पे पार्लियामेंट दे रखा है, सो व्हाट डज दैट मीन, पार्लियामेंट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट। सो आर यू अंडरस्टैंड नाउ। मतलब ये एक्ट जो है पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, एक चीज और दिमाग में रखिएगा अपना, एक चीज और ध्यान रखना, जहां भी ये वर्ड हमारा इनेक्ट पार्लियामेंट यूज कर रखा होता है उसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एक्ट, जो भी पर्टिकुलर एक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक्ट जो है हमारा, वो क्या है, वो सेंट्रल लेजिस्लेशन वाला एक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब क्या कि उसको केंद्रीय सरकार ने बनाया है। अब फ्रेंड्स हम कैसे पहचानेंगे कि एक पर्टिकुलर एक्ट जो है लेजिस्लेचर ने बनाया है, राज्य सरकार ने बनाया है, या फिर किसी पार्लियामेंट ने बनाया है, मतलब केंद्र सरकार ने बनाया है। तो देखिएगा जैसा कि यहाँ पे ये लिख रखा है ना इन्होंने पार्लियामेंट, तो इसका तो मतलब हो गया क्या कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। लेकिन अगर कहीं वर्ड लिख रखा है स्टेट लेजिस्लेचर, तो इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर एक्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए आप ये सब चीजें अपनी कॉपी पर अपनी राइटिंग में अपनी ओन लैंग्वेज में जो है जॉट डाउन करते रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये क्या कह रहे हैं, बी इट इनेक्टेड बाई पार्लियामेंट इन द 14th ईयर। देखिएगा जब भी ये किसी भी एक्ट में ईयर की बात करते हैं तो इसी तरीके से बात करते हैं, मतलब वर्ड्स में। ठीक है, तो 14th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब क्या, यह एक्ट जो है पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है कब, 14th ईयर में, 14th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब आजादी के बाद, आजादी से लेके 14वीं साल में, 14th ईयर में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए एक चीज और देखिए यहाँ पे, अब एक चीज और आप इसमें देखिएगा, देखिए क्या ये एक लैंग्वेज यहाँ एक डेट दे रखी है, इस डेट का क्या मतलब हुआ, व्हाट डज द व्हाट डज द मीन ऑफ दिस डेट, इस डेट का क्या मतलब हुआ, क्या हुआ था इस दिन, 13 दिसंबर 1963 को क्या हुआ था, इसका मतलब है 13 दिसंबर 1963 को ये एक्ट इनेक्ट हुआ था। मतलब ये जो डेट दे रखी है ये डेट दे रखी है डेट ऑफ इनेक्टमेंट। तो फ्रेंड्स किसी भी एक्ट में इस तरह से जो डेट दे रखी होती है वो डेट होती है हमारी डेट ऑफ इनेक्टमेंट। अब जब ये बात कर रहे हैं इनेक्टमेंट की, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने इस डेट को अपनी एसेंट एसआरए बिल को दे दी थी। तो अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रेसिडेंट साहब ने एसआरए बिल को अपनी एसेंट कब दी थी, तो आप क्या मार्क करके आएंगे, 13 दिसंबर 1963। और अगर इसी को दूसरी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एसआरए कब इनेक्ट हुआ था, व्हेन डिड द एसआरए गेट इनेक्टेड, तो उसकी डेट भी क्या होगी हमारी, 13 दिसंबर 1963। सो फ्रेंड्स ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा प्रीएम्बल पार्ट हो गया, और ये जो डेट हमारी दे रखी है ये हमारी डेट ऑफ इनेक्टमेंट है।
इनेक्टमेंट है। और ये अब हम बात करते हैं इसकी, देखिए इसका क्या मतलब हुआ, एक्ट एक्ट 47 ऑफ 1963, मतलब सन 1963 में, मतलब 1963 ईयर में जितने भी एक्ट पास हुए हैं उसमें ये 47th नंबर का एक्ट है। मतलब जैसे कि सपोज पहला एक्ट कुछ भी पास हुआ, दूसरा पास हुआ, तीसरा पास हुआ, ऐसे ही ये 47वें नंबर पर 1963 में ये एक्ट पास हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये एक्ट का नंबर है, एक नंबरिंग है कि ये एक्ट कौन से नंबर का है, 1963 का। मतलब एक पर्टिकुलर ईयर में ये जो है कौन से नंबर का एक्ट जो है गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये सब समझ चुके हैं। अब देखिए, अब देखिएगा, जैसा कि हम सब लोग इतना समझ चुके हैं कि ये एक्ट जो है एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया ये एक एक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया ये एक्ट है, मतलब दिस एक्ट इज हियर बाई इनेक्टेड बाई द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको दो चीजें बताई थी। पहला तो हमने बताया था डेट ऑफ इनेक्टमेंट। अब आपने डेट ऑफ इनेक्टमेंट तो पढ़ लिया, तो ये एक्ट हमारा कब इनेक्ट हुआ था, देखिएगा 13 दिसंबर 1963। ठीक है, तो ये हमारा एक्ट हुआ था 13 दिसंबर 1963। मतलब क्या, इस दिन इस एक्ट को हमारे प्रेसिडेंट साहब ने असेंट दे दी थी, उस दिन ये एक्ट बन चुका था। एक्ट बन चुका से मतलब क्या, कि एक्ट इनेक्ट हो चुका था। और देखिए दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि एक होती है डेट ऑफ कमेंसमेंट। अब इस डेट ऑफ कमेंसमेंट का क्या मतलब होता है, देखिएगा। अब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा ये एक्ट जो है ये बन तो 13 दिसंबर 1963 को किया था, 13 दिसंबर 1963। लेकिन अब क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस दिन हमारा एक्ट बन जाए उसी दिन से वो एक्ट जो है हमारा ऑपरेशन में आ जाए। मतलब उसी पर्टिकुलर डे से हमारे उस एक्ट को जो है हम अप्लाई कर दें, कि आज से इस एक्ट को हम लागू कर दें, उसका एक्ट का एप्लीकेशन कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात आती है हम उसको अप्लाई कब करते हैं, कब उसको ऑपरेशन में लाते हैं। तो ये सब जो है वो प्रेरोगेटिव रहता है, वो पार्लियामेंट का प्रेरोगेटिव रहता है इन केस ऑफ एन एक्ट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। मतलब केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों में केंद्र सरकार की ही मर्जी रहती है कि वो कब से अधिनियम जो है उसको लागू किया जाए, कब से उसको इनेक्ट इनेक्ट मतलब कब से उसको ऑपरेशन में लाया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक चीज और, जब से उस एक्ट को ऑपरेशन में लाया जाता है तो वो ऑफिशियल गजेट में गवर्नमेंट उसको प्रिंट कराती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या होता है, देखिएगा डेट ऑफ कमेंसमेंट भी कुछ इसी से रिलेटेड है। मतलब क्या, कि किस पर्टिकुलर डेट से वो एक्ट हमारा ऑपरेशन में आया, किस पर्टिकुलर डेट से वो एक्ट हमारा जो है लागू हुआ था। तो अब डेट ऑफ कमेंसमेंट के बारे में हम कुछ पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, निकालिएगा जरा अपना बेयर एक्ट, और बेयर एक्ट में हम चलते हैं सेक्शन 1 की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं हम सेक्शन 1 की तरफ। सेक्शन 1 ऑफ SRA निकालिएगा जरा। देखिएगा फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा सेक्शन 1 ऑफ SRA। क्या कह रहा है ये, देखिए प्रिलिमिनरी पार्ट 1 है हमारा। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए जरा, मैं एक
एक चीज और बता दूं एसआरए के बारे में, जैसा कि आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो एक मिनट और दे दीजिए, उसके बाद हम लौट के आते हैं इसमें। देखिएगा ये जो हमारा एसआरए है ना, स्पेसिफिक रिलीफ है, इसको जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, प्लस इसके 7 चैप्टर्स हैं, और इसमें जो सेक्शंस दे रखे हैं वो 44 सेक्शंस हैं। सो फ्रेंड्स याद रखना, इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाता है कि एसआरए के कितने पार्ट्स हैं, कितने चैप्टर है, कितने सेक्शन हैं। देखिएगा जैसा कि हम जानते हैं कि एसआरए का सेक्शन 43 और 44 जो है रिपील कर दिया गया है, लेकिन आज भी अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि एसआरए में कितने पर्टिकुलर सेक्शंस दे रखे हैं, तो आप आज भी 44 सेक्शन मार्क करके आओगे, क्योंकि आप जरा अपनी बैरक खुद से खोल के देख लीजिए। देखिए एक बार मैं आपको खोल के दिखा दूं, देखिएगा इसके इंडेक्स भी अगर आप देखेंगे तो उसमें 44 सेक्शंस के बारे में डिस्कशन किया है। देखिएगा ये 44, मतलब एसआरए में आज भी नंबरिंग जो लास्ट है हमारी वो 44th सेक्शन है। तो अगर मान लो सपोज दैट एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि एसआरए में कितने सेक्शन हैं, तो हम आज भी 44 सेक्शंस पे ही मार्क करके आएंगे। 44 सेक्शंस और 3 पार्ट और हमारे 7 चैप्टर्स। अब आप जरा, मैं आपको एक बार ये लिखवा देता हूँ, आप सब लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। पार्ट्स, पहले हम पार्ट्स के बारे में चलते हैं। तो पहला पार्ट जो है वो हमारा कहता है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी ये कहां से कहां तक दे रखा है, ये सेक्शन 1 till 4 दे रखा है, ठीक है। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है, स्पेसिफिक रिलीफ, और यहीं से हमारे स्टार्ट होते हैं चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 क्या है, रिकवरी ऑफ पोजेशन। पोजेशन, एक मिनट गलत हो गया ये, रिकवरी ऑफ पोजेशन। चैप्टर सेकंड क्या दे रखा है, चैप्टर सेकंड, चैप्टर सेकंड है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अब चैप्टर थर्ड क्या कह रखा है, चैप्टर थर्ड जो दे रखा है वो दे रखा है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसे ही हमारा चैप्टर 4 जो दे रखा है वो दे रखा है रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दे रखा है ना रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो आगे हम आने वाली क्लास में ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और डॉक्यूमेंट क्या होता है, ठीक है। अब ये जो चैप्टर 5 है ये हमारा कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बाद हमारा दे रखा है चैप्टर 6, ये दे रखा है हमारा क्या, डेक्लरेटरी डिक्रीज, ठीक है फ्रेंड्स। चैप्टर 6 तक हमने कर लिया। पार्ट हमारा 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया। पार्ट 2 में कितने चैप्टर दे रखे हैं, चैप्टर 6। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है, प्रिवेंटिव रिलीफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो पार्ट 3 हमारा क्या दे रखा है, प्रिवेंटिव रिलीफ, और इसमें क्या है, हमारे 2 चैप्टर दे रखे हैं। फ्रेंड्स मैं आपको गलत बोल चुका था, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है वो 8 है। 7 मैंने गलत बता दिया था, क्योंकि मैं जो है इंजंक्शंस को उसी में इंक्लूड कर लिया था। तो इंजंक्शन के हमारे जो हैं वो 2 चैप्टर हैं। तो अब देखिएगा एक मिनट, चैप्टर 7 हमारा क्या कहता है, चैप्टर कहता है 7 हमारा इंजंक्शंस जनरली।
और चैप्टर 8 हमारा बात करता है परपीचुअल इंजंक्शंस के बारे में। अब ये इंजंक्शन क्या होता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सब हम जो है बात करने वाले हैं अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए भी मैं आप लोगों से फिर कहना चाहूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे वीडियो पड़ेगी तो आप लोगों को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फ्रेंड्स, एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि प्लीज एसआरए की कोई भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने जहां एसआरए की एक क्लास मिस कर दी उसके बाद आपको एसआरए को समझने में प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बात करने वाले हैं सेक्शन 1 की। आप सब लोगों ने वो तो लिख ही लिया था जो अभी मैंने लिखवाया था सारे। तो हमारा जो है क्या है, एसआरए कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में। ठीक है फ्रेंड्स, एसआरए के चैप्टर्स कितने हैं, कितने चैप्टर्स में डिवाइड है एसआरए हमारा, मैंने 7 लिखवा दिया था, वो गलत था, 8 चैप्टर में। और हमारा एसआरए में सेक्शंस कितने दे रखे हैं, तो एसआरए में सेक्शंस दे रखे हैं 44। और एसआरए में शेड्यूल कितने दे रखे हैं, तो एसआरए में शेड्यूल दे रखा है 1। ये चीज आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से याद करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि जुडिशरी के एग्जाम में ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम चलते हैं सेक्शन 1 की तरफ। सेक्शन 1 क्या कहता है, सेक्शन 1 देखिए, देखिएगा सेक्शन 1 क्या कह रहा है। अब देखिए यहां से क्या है, हमारा ये पार्ट 1 स्टार्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट, देखिए यहां से हमारा ये पार्ट 1 स्टार्ट हो गया। क्या है ये पार्ट 1 हमारा, प्रीलिमिनरी। ठीक है, सेक्शन 1 क्या कह रहा है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात कर रहे हैं। अभी हमने बात करी थी कमेंसमेंट। कमेंसमेंट क्या होता है, मतलब किस डेट से यह एक्ट लागू हुआ था। सॉरी फ्रेंड्स, मतलब यह पर्टिकुलर एक्ट किस डेट से फोर्स में आया था, किस डेट से ऑपरेशन में आया था। अब देखिएगा फ्रेंड्स, देखिएगा क्या कह रहे हैं ये, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। मतलब ये जो एसआरए ये दे रखा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इसका मतलब ये एक्ट को हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के नाम से जानेंगे। अब देखिएगा सेक्शन 1 का सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये तो होता है सेक्शन, और ये जो ब्रैकेट में बाद में लिखे होते हैं इनको हम बोलते हैं सबसेक्शन। तो ये सबसेक्शन 1 था, ये सेक्शन 1 का सबसेक्शन 2 है। ये क्या कह रहा है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, मतलब ये इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। मतलब एसआरए किस किस जगह पर लागू होगा, कौन कौन सी ऐसी टेरिटरी हैं जहां पे एसआरए लागू होगा। तो क्या कह रहा है हमारा सेक्शन 1 का सबसेक्शन 2, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, मतलब यह एक्ट पूरे के पूरे इंडिया पर लागू होगा, पूरे के पूरे भारत पर लागू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कि इसका सेक्शन सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है। सॉरी, it shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint। अब देखिएगा मैंने आपको एक बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले
कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस दिन एक्ट इनेक्ट हो जाए उसी दिन से वो पर्टिकुलर एक्ट जो है कमेंस भी हो जाए, मतलब लागू भी हो जाए। तो लागू करने के लिए क्या करना होता है, ऐसा ऐसा भी नहीं है कि वो लागू ना हो, वो लागू भी उसी डेट से हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब देखिएगा इसमें क्या कह रहे हैं, ये इट सेल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। मतलब क्या, ये एक्ट उस दिन से लागू होगा जिस दिन से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकालकर इस एक्ट को कमेंस कराएगा। तो यहाँ पर अभी एक चीज आप देखिए, यहाँ पे ये जो दे रखा है ना 3, तो ये 3 जो है ये हमारा फुटनोट की तरफ इशारा कर रहा है। फुटनोट होता है आपके बेरेक्ट पे नीचे कुछ दे रखा होता है, नीचे की साइड में फुटनोट्स बने हुए होते हैं। तो ये जो 3 दे रखा है, तो आप 3 नंबर को देखिएगा अगर आपके पास कोई बेरेक्ट हो तो। अब जब आप देखेंगे 3 नंबर की तरफ, तो आपको 3 नंबर पे एक डेट लिखी हुई दिखाई देगी। तो उसका मतलब क्या है, वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब ये सच डेट क्या है। ये सच डेट अगर आप अपने डायरेक्ट में फुटनोट में जाके देखेंगे तो आप लोगों को फुटनोट में एक डेट लिखी हुई दिखाई देगी, और वो डेट आपकी जो है वो डेट होगी 1 मार्च 1964। और ये डेट क्या है, ये डेट है डेट ऑफ कमेंसमेंट। मतलब क्या, कि इस पर्टिकुलर डेट से ये एक्ट जो है ऑपरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था। मतलब इस दिन से ये एक्ट जो है लागू कर दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया डेट ऑफ इनेक्टमेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट, प्रियम्बल हमारा इस एक्ट का क्या कह रहा है, और इस एक्ट की जो है एप्लीकेबिलिटी के बारे में भी हमने देख लिया, ये एक्ट कहाँ कहाँ लगेगा। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये एक्ट कहाँ कहाँ लगेगा, क्या ये एक्ट पूरे इंडिया पे लगेगा या फिर किसी पर्टिकुलर टेरिटरी पे लगेगा, और ये एक्ट किस चीज के बारे में बात करता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखिएगा, जैसा कि मैंने आप सब लोगों को बताया कि ये एक्ट, जैसा कि प्रियम्बल ने भी आप सब लोगों को बताया कि ये एक्ट क्या है, एन एक्ट टू डिफाइन द लॉ रिलेटिंग टू certain kinds of specific relief। मतलब क्या, चलिए एक बार हम जो है प्रियम्बल की तरफ चलते हैं, एक बार और हम जो है प्रियम्बल की तरफ चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा एक बार और प्रियम्बल देखिएगा। देखिए प्रियम्बल क्या कह रहा है, एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। अब ये कौन से स्पेसिफिक रिलीफ्स के बारे में बात कर रहे हैं, कौन से सर्टेन काइंड्स, क्या है वो स्पेसिफिक रिलीफ जो यह एक्ट बात कर रहा है, किन स्पेसिफिक रिलीफ्स के बारे में यह एक्ट जो है बात कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स हम उसके बारे में भी जानते हैं कि ये एक्ट जो है किस किस रिलीफ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, सो फ्रेंड्स देखिएगा, हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो 7 टाइप्स ऑफ रिलीफ के बारे में बात कर रहा है। SRA 1963, ये जो है इट टॉक्स अबाउट 7 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। फ्रेंड्स आप इन सारे रिलीफ्स को भी नोट डाउन करते जाइएगा, बाकी जो भी यहाँ बताया जा रहा है आप सारी चीजों को जॉट डाउन अपनी लैंग्वेज में करते रहिएगा, जिससे आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब देखिएगा पहला रिलीफ क्या है हमारा, पहला रिलीफ जो एसआरए में दे रखा है वो दे रखा है रिकवरी ऑफ पोजेशन। इसका मतलब क्या है कि सपोज आपको कोई आपके किसी मकान पर कब्जा कर रखा है, इलीगली कब्जा कर रखा है, और वो आपको कब्जा नहीं दे रहा है, पोजेशन नहीं दे रहा है,
तो आप उस कंडीशन में रिकवरी ऑफ पोजीशन का सूट डाल सकते हैं। इसके बारे में फ्रेंड्स हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, और ये जो दे रखा है वो हमारा सेक्शन 5 till 8 हमारा दे रखा है। इसमें हम दोनों चीज के बारे में बात करेंगे, रिगार्डिंग मूवेबल प्रॉपर्टी भी और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। सेकंड हमारा कौन सा रिलीफ दे रखा है? सेकंड रिलीफ दे रखा है हमारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, ये जो रिलीफ है इसमें जो है 2018 में एक बहुत मेजर अमेंडमेंट आया है, और ये जो रिलीफ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रिलीफ है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस एक इंजंक्शन वाला रिलीफ जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दे रखा है वो दे रखा है सेक्शन 9 to 25। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में भी हम सारे रिलीफ्स के बारे में हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में एक एक पॉइंट्स को हम जो है डिकोडिफाई करके इसको पढ़ने वाले हैं, एक एक सेक्शन को हम डिकोडिफाई करके पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा जो रिलीफ है वो हमारा है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इसके लिए बस एक ही सिंगल सेक्शन दे रखा है, सेक्शन 26। इसके बाद हमारा आता है रेसेशन, एक मिनट गलत हो गया ये रेसेशन, स्पेलिंग मिला लीजिएगा, वैसे सही है, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए हमारे सेक्शन दे रखे हैं सेक्शन 27 till 30। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट रिलीफ कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हमारा सेक्शन दे रखा है 31 till 33। नेक्स्ट हमारा जो रिलीफ आता है वो आता है हमारा डेक्लेरेटरी डिक्रीज। इसके लिए सेक्शन दे रखे हैं सेक्शन 34 till 35। इसमें दो ही सेक्शंस दे रखे हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट और नेक्स्ट रिलीफ आता है ये है इंजंक्शंस। जैसा कि आप सब लोगों ने सुन रखा होगा कि स्टे ले आया वो हमारे मकान के खिलाफ, या वो इस चीज पर्टिकुलर चीज के खिलाफ जो है स्टे ले आया, तो स्टे को हम लीगली जो बोलते हैं वो इंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंजंक्शन क्या है? एक प्रिवेंटिव रिलीफ है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलीफ है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। बहुत ज्यादा मेजर क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, और ये जो दे रखा है वो हमारा दे रखा है सेक्शन 36 till 44। देखिएगा इसमें 43 और 44 जो है रिपील हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये जो हम बोलेंगे इसको, ये दे रखा है 36 till 44। अब इसमें भी दो चैप्टर दे रखे हैं। एक चैप्टर में क्या बोल रखा है, अभी मैंने आप सब लोगों के लिए लिखवाया भी था। एक में क्या है, इंजंक्शन जनरली। तो इंजंक्शन जनरली जो है वो हमारा दे रखा है सेक्शन 36 till 37, दो सेक्शन है। और बाकी हमारा एक है परपीचुअल इंजंक्शन। परपीचुअल इंजंक्शन, तो ये जो परपीचुअल इंजंक्शन है, ये इंजंक्शन दे रखा है, ये दे रखा है सेक्शन 38 till 44 ऑफ SRA। ठीक है फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने ये लिख लिया, कॉपी कर लिया? ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसको, मैं जरा 10 सेकंड का टाइम आपको देखता हूं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो बात करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे रिकवरी ऑफ पोजेशन से। ठीक है फ्रेंड्स, हम जो अपनी पहली फॉर्मल क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें हम रिकवरी ऑफ पोजेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चैनल को एक बार मैं और बोलना चाहूंगा, आप जो है इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या है कि जब जब वीडियो पड़ती रहे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर,
तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स इसको शेयर भी कर दें, जिससे क्या है और भी बच्चे जो लॉ पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास सफिशिएंट मींस नहीं है पढ़ाई करने के लिए, उन लोगों के लिए भी ये हमारा यूट्यूब चैनल जो है एक हेल्प का मीडियम बन सके, उन लोगों के लिए भी एक सहायता प्रोवाइड हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सब लोगों ने ये सब लिख लिया, तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आज हमारा टाइम हो चुका है, आज का लेक्चर हमारा खत्म हो चुका है। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं, यानी कि कल हम क्या बात करने वाले हैं, उसके बारे में मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखा रहा हूँ जो हम कल के अपने लेक्चर्स में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो भी चीज आपको पढ़ाया गया है आज, वो सारी चीज आप घर जाके रिवाइज करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट उसमें आता है तो मैं आपको ये ईमेल आईडी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ब्रिजपाल्स लॉ एकेडमी @gmail.com। इसमें कोई स्पेस नहीं है, सब एक ही है, ब्रिजपाल्स लॉ एकेडमी @gmail.com। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको या तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं हमसे, या फिर इस ईमेल पर अपना जो भी डाउट है उसको सेंड करके हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या बात करने वाले। देखिएगा, एक बात और मैं आपको बता दूं, हमारे एसआरए की जर्नी बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो आप कोई भी लेक्चर बिल्कुल मिस ना करें। एसआरए में आप सब लोगों को बहुत मजा आने वाला है, और एसआरए का सिविल प्रैक्टिस में यूज भी बहुत है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि वहां स्टे मिल गया, कि अरे उस चीज के रिगार्डिंग स्टे आने वाला है, अरे वो मेरा जो है मकान पे कब्जा नहीं छोड़ रहा, अरे मुझसे गलत बेनामा हो गया। तो ये सब चीजों, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करें, तो इन सब चीजों की रेमेडी जो दे रखी है वो एसआरए में दे रखी है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी लेक्चर्स को मिस ना करें, रिलीजियसली और कंटिन्यूअसली जो है हमारे एसआरए के लेक्चर्स को देखते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पर्पस ऑफ एसआरए के बारे में देखने वाले हैं। अब पर्पस में हम दो चीज और देखेंगे पर्पस के साथ साथ। पहला इसका ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस, ये तीन चीजें और पर्पस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। दूसरा पॉइंट, मैं क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूँ, उधर पॉइंट लिखना चाहिए मुझे। पहला पॉइंट, दूसरा हम देखेंगे वेदर एसआरए इज एग्जॉस्टिव और नॉट एग्जॉस्टिव। नॉट एन है ये फ्रेंड्स, एक मिनट में दोबारा लिख दूं इसको सही करके, और नॉट एग्जॉस्टिव मतलब एसआरए जो है एग्जॉस्टिव है या नॉट एग्जॉस्टिव है, इसके बारे में भी हम अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं। अब ये एग्जॉस्टिव क्या होता है, नॉट एग्जॉस्टिव या नॉन एग्जॉस्टिव क्या होता है, इसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं। तीसरी चीज हम जो कल डिस्कस करेंगे वो करेंगे वेदर एसआरए इज प्रोसीजरल और सब्सटेंशियल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पास दो तरीके के लॉ होते हैं, एक प्रोसीजरल होता है और एक सब्सटेंशियल होता है। तो सब्सटेंशियल नहीं, सब्सटेंटिव, सॉरी, एक प्रोसीजरल लॉ होता है और एक सब्सटेंटिव लॉ होता है। तो हमारा एसआरए प्रोसीजरल है या सब्सटेंटिव है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। अगला हम देखेंगे एसआरए में, हम अगला पॉइंट जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं व्हाट इज
वाई डू वी नीड SRA, हमें SRA की क्यों जरूरत पड़ती है। वाई वी रीड SRA, हम SRA को क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में भी एक हम बहुत छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं। प्लस अगला डिस्कशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट SRA। SRA को बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी, क्यों SRA बनाया गया, SRA कैसे कैसे बनाया गया, उसके बारे में भी हम एक छोटा सा डिस्कशन अपने आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे टॉपिक्स हैं और इनके अलावा भी हम बहुत सारी चीजें अपने आने वाले लेक्चर्स में जो है करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा आप लोगों से कि हमारी SRA की जर्नी, हमारे SRA की सीरीज की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो आप सब लोग इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मेरी उस ईमेल आईडी पे लिखकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ठीक है, अब मैं इसी के साथ में आप सब लोगों से विदा कहना चाहूंगा, अलविदा कहना चाहूंगा। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट और अगले लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।